इन मुनाफिकाना पॉलिसी से हुकूमत पागल किसको बना रही है, खुद को या अवाम को। जिस मुल्क से 1 महीना पहले आप डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म कर रहे थे, आज आप उसकी मिन्नतें तल्ले कर रहे हैं कि वो आपको मोहलत दे ताकि आप जो आपने उनसे कर्ज़े लिए हैं वो वापस कर सकें उनको। मज़े की बात यह है कि जिस एग्रीमेंट पे फ़्रांस ने साइन कर दी है, यानी कि फ़्रांस ने रिलीफ दे दिया पाकिस्तान को, उस एग्रीमेंट के ऊपर हमारे जो दोस्त इस्लामिक ममालिक हैं यूएई और सऊदी अरेबिया, वो अभी तक नहीं दिया है। उन्होंने अभी तक उस एग्रीमेंट में साइन नहीं किए। करीमा बलोच, जो कि एक बलोच नेशनलिस्ट थी और इन्फोर्स डिस्पेंसी के ख़िलाफ़ काफ़ी काम कर रही थी, उनके खावन मेराब हैदर का ये कहना है कि जब वो घर से निकली तो वो काफ़ी अच्छे मूड में थी और वो बिल्कुल भी सुसाइड नहीं कर सकती। उन्होंने फर्दर ये बताया कि उनको पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेस पे काफ़ी थ्रेट्स मिल रहे थे और उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस मौत में जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी को हम बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, द वीकली शो में आप सबको खुशामदीद। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। 21 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 3 मुल्कों के साथ डेप्ट रिस्केजुलिंग एग्रीमेंट तय किया। इस एग्रीमेंट का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने जिन जिन मुल्कों के कर्ज़े देने हैं तो उसकी अदायगी के लिए उनसे मोहलत मांगी गई। इन मुल्कों में फ़्रांस भी शामिल है। अब इस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान ने फ़्रांस के जो 170 मिलियन डॉलर्स देने हैं उसके लिए पाकिस्तान को 6 महीने की मोहलत मिल चुकी है। और इंटरेस्टिंगली द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई और सऊदी अरब ने अभी तक इन एग्रीमेंट्स में साइन नहीं किए। यानी कि जो इस्लाम दुश्मन फ्रांस है उसने इन एग्रीमेंट्स पे साइन करके पाकिस्तान को रिलीफ दे दी है, और जो यूएई और सऊदी अरेबिया हैं जिनके साथ हम ये क्लेम करते हैं हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हैं, उन्होंने अभी तक इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं किए। ये वही फ्रांस है जिसके खिलाफ 1 महीना कबल जब टीएलपी ने धरने दिए और इस्लामाबाद पहुंची तो हुकूमत पाकिस्तान ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें ये कहा कि हम हुकूमती सतह के ऊपर जितनी भी फ्रेंच प्रोडक्ट्स उनका बॉयकॉट करेंगे। पाकिस्तान में जो फ्रेंच एम्बेसडर हैं उनको 3 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान से डिपोर्ट किया जाएगा थ्रू लेजिस्लेशन, और इन फ्यूचर जो है फ्रांस में पाकिस्तानी एम्बेसडर तैनात नहीं किया जाएगा। सिर्फ इतना नहीं, उससे कबल इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है एमेनुअल मैक्रोन, उनके अगेंस्ट ट्वीट भी की। उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं शीरीन ज़ादी, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि फ्रांस में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वही हो रहा है जो जर्मनी में नाज़ी जूस के ख़िलाफ़ करते थे, और फिर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। तो आज पाकिस्तान उसी फ्रांस से जो है वो मदद मांग रहा है, उनसे मोहलत मांग रहा है ताकि जो उनके हमने कर्ज़े देने हैं उसके लिए उन्हें 6 माह का वक्त दिया जाए। नाजरीन, अब तक हमने जितनी भी बात की है इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि फ्रांस में ब्लास्फेमी के हवाले से जो कुछ भी हुआ है हम उसको सही समझते हैं, बल्कि हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हमें समझते हैं कि वो रिलीजियस हेटरेड में आता है और जिसको ख़त्म होना चाहिए और इंटरनेशनल बॉडीज़ को उसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। हैविंग सेड दैट, हम ये भी समझते हैं कि उसके बाद मुसलमानों की तरफ से जो कुछ हुआ वहाँ पे जो वायलेंस हुआ, एक वाक़या ये हुआ कि उनके जो एक टीचर थे सैमुअल पेटी, उनका सर काट दिया गया, और उसके बाद एक और वाक़या हुआ, नाइफ अटैक हुआ चर्च में जिसमें 3 लोग मरे। तो इस तरह का जो वायलेंस है वो भी बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। कोई कितना ही कोई संगीन मुजरिम कोई ना क्यों ना हो, जो एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर होता है वो कभी भी जस्टिफाइड नहीं होता, और लॉ जो कानून है वो अपने हाथ में लेने की ज़रूरत किसी को भी नहीं दी जा सकती। तो ये क्लैरिफिकेशन थी जो हमें लगता था कि देना लाजमी है। ये जो हुकूमत पाकिस्तान की मुनाफिकाना पॉलिसीज़ हैं, इससे पागल किसको बनाया जा रहा है, अवाम को या ख़ुद अपने आप को। जिस मुल्क से 1 महीने पहले आप डिप्लोमेटिक टाइज भी ख़त्म कर रहे थे, आज आप उससे मोहलत मांग रहे हैं कि आपने उससे जो कर्ज़े लिए हुए हैं उसके लिए आपको वक़्त दिया जाए। तो हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान जो है फ्रांस से डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म करना तो बहुत दूर की बात है, उनकी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट भी नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, यानी कि वो अद्वियात जो लोगों की ज़िंदगियाँ बचाती हैं, सबसे ज़्यादा वो फ्रांस से इंपोर्ट होती हैं, जिनकी इंपोर्ट हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई ऐसा मुल्क जिसकी मुआशी हालत पाकिस्तान जैसी हो, जो अब जीडीपी का ऑलमोस्ट आधा शेयर जो है उसका वो कर्ज़ों की अदायगी में लग जाता हो, उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई सही नहीं होती, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, और वो अपनी बात किसी से भी मनवा नहीं सकता। इसकी बड़ी अच्छी जो एग्जांपल थी वो हमारे सामने आई थी कि जो कश्मीर का इशू है, जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी का एक अहम सतून है,
उसके ऊपर भी दूसरे मुल्क तो बड़ी दूर की बात, जो हमारी मुस्लिम उम्मा है उसको भी हम इकट्ठा नहीं कर पाए। और उसके बाद यूएई में और जो सऊदी अरेबिया में जिस तरह से मोदी को ट्रीट किया गया वो सब आपके सामने। तो अब लोग ये पूछेंगे कि इसको कैसे बेहतर किया जाए, अपनी इमेज इंटरनेशनल कम्युनिटी में कैसे बेहतर की जाए। उसका देखें कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए हमें जो हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। ये जो इस रियासत को हमने एक सिक्योरिटी स्टेट बना दी, इसको वेलफेयर स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हमारी यूथ को, हुकूमत को चाहिए, रियासत को चाहिए कि यूथ में इन्वेस्ट करे, ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे, और इदारे अपनी जो उनकी आइनी हदूद हैं उसके अंदर काम करें, ताकि जमहूरियत ग्रो हो, जमहूरियत कंट्रोल्ड ना हो, इंडिपेंडेंट जमहूरियत हो, जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको काम करने की आज़ादी हो। इसी के साथ साथ जो है वो मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और इकनॉमी बेहतर होगी। और उसके साथ साथ जब हमारी इकॉनमी बेहतर होगी तो उसके साथ साथ जो है हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी इज़्ज़त है वो दोबारा बहाल हो सकेगी। और उस जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें हम हिस्सा बन पाएंगे। करीमा बलोच एक बलोच नेशनलिस्ट थी, जो कि बलूचिस्तान में जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज की कार्रवाइयाँ थी, स्पेशली एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, उसके खिलाफ काफ़ी वोकल थी और आवाज़ उठाती थी, प्रोटेस्ट भी अरेंज करती थी। इवन उनके अपने चाचू और मामू जिनको अबडक्ट किया गया था, कुछ अर्से बाद उनकी लाशें मिली थी। जहाँ तक उनके पॉलिटिकल एक्टिविज़म का सवाल है तो वो BSO आज़ाद, जो कि एक बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टूडेंट्स बॉडी है बलूचिस्तान की, उसकी पहली खातून चेयरपर्सन 2015 में मुकर्रर हुई थी। और उसी साल के एंड पे उनके ख़िलाफ़ कुछ टेररिज्म चार्जेस लेवल किए गए, जिसके बाद उनको मुल्क छोड़ना पड़ा और वो 2016 से अब तक जो है कनाडा में एग्ज़ाइल में रह रही थी। और इन 5 सालों में उन्होंने कनाडा में और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसी बलोच कॉज के ऊपर और एनफोर्स्ड एक्सपीरियंसेस के ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह किए और वहीं पे वो अपना एक्टिविज़म जो थी वो जारी रखी हुई थी। 21 दिसंबर को टोरंटो पुलिस ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि करीमा बलोच जो हैं वो मिसिंग है, वो लापता हैं। और एक दिन बाद 22 दिसंबर को उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें ये कहा कि वो उनकी जो लोकेशन है पता चल गई है, लेकिन उस ट्वीट में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि वो उनकी डेड बॉडी मिली है। उसके बाद मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि उनकी डेड बॉडी मिली है और एक तालाब के पास टोरंटो में, और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी और उन्होंने ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये उन्होंने ये कंक्लूड किया कि उनकी जो मौत है वो एक नॉन क्रिमिनल डेथ है और कोई फाउल प्ले जो है वो सस्पेक्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो करीमा बलोच की फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं उनको बड़ी तशवीश है और बड़ी रिजर्वेशन है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। उनका ये मानना है कि वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती और उनके जो हस्बैंड हैं करीमा के, मेहताब हैदर, उनका ये मानना था कि जब करीमा ने 21 दिसंबर को घर से निकली तो वो बड़े अच्छे मूड में थी जब वो लापता हुई। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनको पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर और मैसेजेस में काफ़ी थ्रेट्स मिल रहे थे, जो भी वो बलोच एक्टिविज़म करती हैं उसकी वजह से। और वो ये चाह रहे हैं कि इसको इसको एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए और इवन जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो भी इसमें अपना किरदार अदा करें। तो ये जो उनके फैमिली और फ्रेंड्स की जो स्टेटमेंट्स हैं उसके बाद तो ये मानना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल है कि उनकी मौत में कोई फाउल प्ले नहीं हुआ और किसी की तरफ से उनको मारा नहीं गया। इस मौके के ऊपर जो राइट विंग और प्रो इस्टेब्लिशमेंट लोग हैं वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट नैरेटिव जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि करीमा को रॉ ने मारा और इसकी जो ये आर्ग्यूमेंट है उनका, इसके ऊपर जो इसकी जो फाउंडेशन है वो ये है कि कुछ अर्सा पहले जो EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई थी इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से, जिसमें ये बताया गया था कि कैसे इंडिया ने NGOs का एक पूरा जाल बिछाया हुआ है बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिसका काम ये है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। तो उनका ये मानना है कि करीमा भी उनमें से किसी एक NGO के लिए काम करती थी और जब ये रिपोर्ट आई तो वो जो रॉ का एसेट थी वो एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया और उसको उन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया। तो ये एक अजीब सी तो लॉजिक है। अगर इसको मान भी लिया जाए तो फिर साजिद हुसैन को किसने मारा? साजिद हुसैन भी एक बलोच नेशनलिस्ट थे बल्कि, और एक जर्नलिस्ट थे जो कि बलूचिस्तान पोस्ट के लिए लिखते थे और जितनी भी वहाँ पे एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उसके हवाले से वो लिखते थे। स्वीडन में वो एग्ज़ाइल में रह रहे थे और उनकी जो मौत है वो तो इजिप्ट डिसइंफो लैब से 6 महीना पहले यानी कि मई में जो है वो उनकी डेड बॉडी मिली थी। पहले 1 माह के लिए वो लापता रहे और फिर 1 माह के बाद उनकी डेड बॉडी मिली।
तो फिर उनको किसने मारा? वो तो ईओडी सिंफो लैब से पहले ही जो है उनकी डेड बॉडी मिली थी। तो ये एक बड़े सवालिया निशान है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला और शायद मिलेगा भी नहीं। अगर हम गौर करें तो इधर एक पैटर्न है कि कैसे जो बलोच नेशनलिस्ट हैं उनको मुल्क से बाहर पहले वो गायब होते हैं और उसके बाद उनकी जो डेड बॉडी है वो तालाब के पास से मिलती है। साजिद हुसैन की बॉडी भी तालाब के पास से ही मिली थी। तो उसके अलावा जो इन्वॉल्वमेंट हो सकती है पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, उसकी पॉसिबिलिटी को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इंडिया जो परवेज़ मुशर्रफ साबिक डिक्टेटर और सदर रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो अपने एक इंटरव्यू में दे चुके हैं। ज़रा इंटरव्यू ज़रा सुने। ये है प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। हम मान जाते हैं। मगर हमने बंदा किया। मरवाना, जी, बंदा हमने- मरवाना जनरल साहब इज नॉट प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, इट इज अ प्रोएक्टिव एक्ट ऑफ असैसिनेशन। नहीं एवरीवन इज डूइंग इट फॉर हेवंस सेक। इजरायली मरवाते हैं। एवरीवन इज डूइंग दिस। अगर हम समझ रहे हैं हम करेंगे तो हमें यही करना चाहिए जो दुनिया का तरीका है। तो आप कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मन कोई बाहर बैठा है दुबई में या लंदन में, मरवा दो उसे। हम तो नहीं मरवाएंगे, लेकिन वो खत्म हो गया, हमें तो नहीं पता, किसी ने मार दिया होगा उसे। डू यू हैव समवन इन माइंड? आई हैव मेनी इन माइंड। तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने ओपनली ये कहा है कि कैसे पाकिस्तान से बाहर जो इस तरह के नेशनलिस्ट लोग रह रहे हैं, जो ऐसे लोग जो पाकिस्तानी जो स्टेट है उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको मारना कोई बड़ी बात नहीं है। और वो बिल्कुल वो बल्कि उसको कह रहे हैं कि मारना चाहिए। और जब वजह उनसे पूछा कि आप ऐसे किसी बंदे को जानते हैं, उन्होंने कहा मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, जैसे कि उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों को मारा हुआ है। तो ये इस तरह की जो एजेंसीज होती हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, बाकी मुल्क की भी हैं, ममालिक की हैं, इंडिया की है, इसराइल की, अमेरिका की है, वो ऐसे कामों में बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं करते, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो हमें ये लगता है कि जितनी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, वो बिल्कुल मैनिपुलेट हो सकती हैं। और ये पता लगा है कि ये जो पैटर्न है जो इस साल सामने है, इसके पीछे कौन है। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। आज़ाद लब को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करें और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी फ़ीडबैक हमें लाजमी दें कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे ठीक हैं, कैसे हम अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया।